हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन इकॉनमी के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को 3 पार्ट्स में स्टडी किया जा सकता है। तो उसका सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल पैटर्न और मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया में कौन कौन सी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी। तो आइए चलो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकॉनमी की मेन एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर्स, जो कि एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्रीज़, ये सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्शियरी सेक्टर, इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग एक्सेट्रा इन्वॉल्व थे। यह तीनों सेक्टर्स नेशनल इनकम को बहुत कम कंट्रीब्यूट करते थे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया में एग्रीकल्चर कैसी थी? उस समय एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस बेस्ड थी। दैट मीन्स कि लोग सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही फूड ग्रेन्स ग्रो करते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने लगा तो वह बैकवर्ड होने लगी। उस समय इंडियन इकॉनमी के मेन फीचर्स ये थे। उसका फर्स्ट पॉइंट है लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उस समय इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन उसकी डिमांड से भी कम थी। 1947 में सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन ही अंडर कल्टीवेशन आती थी, जिसमें 527 लाख टन्स के फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे। सेकेंड पॉइंट इज़ बैकवर्ड एग्रीकल्चर। ज़मींदारी की वजह से इंडियन पीसेंट्स या एक्चुअल कल्टीवेटर्स बहुत गरीब हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट और एक्चुअल कल्टीवेटर के बीच बहुत से मिडलमैन आ जाते थे। पॉवर्टी की वजह से इंडियन पीसेंट्स एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट का सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा गुड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इम्प्लीमेंट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और कल्टीवेशन के ओल्ड मेथड यूज़ करने से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसे हम इस दिए गए टेबल से भी देख सकते हैं कि आज़ादी के साल 1947 और आज के समय 2017-18 की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट इज़ लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे कि गुड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ न करने से ये कम यूज़ करने से एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फोर्थ पॉइंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने लगा, यानी कि सब्सिस्टेंस या गुजारे के लिए कल्टीवेशन करने की बजाय मार्केट में सेल करने के लिए कल्टीवेशन किए जाने पर एग्रीकल्चर पछड़ गई। फिफ्थ पॉइंट इज़ लैंड टेन्योर सिस्टम। ब्रिटिश रूल ने मेनली 3 लैंड टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रियायतवाड़ी सिस्टम थे। इन सिस्टम्स में क्या था कि जो लैंड के एक्चुअल कल्टीवेटर थे और उनके और गवर्नमेंट के बीच एक लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन बन गई। यह मिडलमैन कल्टीवेटर से ज़्यादा रेंट लेते थे, जिससे उनको प्रोडक्शन का बहुत कम हिस्सा मिलता था। इसी वजह से एक्चुअल कल्टीवेटर्स एग्रीकल्चर में कम इंटरेस्ट लेते थे, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। सिक्स्थ पॉइंट इज़ रूरल इंडेप्टनेस। उस समय बहुत से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फार्मर्स पे हैवी इंडेप्टनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया था। यह कर्ज किस वजह से हुआ? पहले तो लैंड पे कुछ ज़्यादा ही रेंट लग जाने पर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, उनके पास जो होल्डिंग्स थी या जहाँ पे वो खेती करते थे वह बहुत कम साइज़ में ज़मीन थी एक्सेट्रा। यही रीजंस थे कि जिनकी वजह से जो लैंड थी वो पीजेंट्स से मनी लैंडर्स के पास चले गई, क्योंकि उनका कर्ज ही नहीं चुका पाते थे। मनी लैंडर उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। इसी वजह से लैंडलेस कल्टीवेटर्स का प्रपोर्शन तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। सेवंथ पॉइंट इज़ मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाने पर और कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ना मिलने पर लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बाकी सोर्सेज तो ख़त्म हो चुके थे और लोग एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने लगे। इसी वजह से जो होल्डिंग्स या खेती योग्य ज़मीन थी
उसे बांट दिया गया, जिससे वो स्मॉल और अनइकोनॉमिक हो गई, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इन शॉर्ट, इंडिपेंडेंस के समय इंडियन एग्रीकल्चर ही लाइवलीहुड का मेन सोर्स थी, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम और बैकवर्ड थी, जिससे इंडिया और भी पुअर कंट्री बन गया। सेकेंड पॉइंट इज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय जब इंडिया टू पार्ट्स, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, तो उस समय इंडियन इंडस्ट्रीज़ किस हालात में थी, आइए अब हम ये जानते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर कैसी थी इंडिपेंडेंस के समय, अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। इंडिया में कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, मैच इंडस्ट्री एक्सेट्रा ब्रिटिश कैपिटल की हेल्प से एस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाता था और इन्वेस्टेड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता था वो ब्रिटेन को सेंड कर दिया जाता था। इस तरह जो प्रॉफिट था उसे कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रीप्लो यानी कि री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता था, जिससे कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्रीज हो गई। सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया में बहुत सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। यह इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी ताकि वो यहाँ से मिलने वाली प्रोड्यूस को ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्सपोर्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। इंडिया में आयरन और स्टील, मशीन बिल्डिंग जैसी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिससे कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ा। इंडिपेंडेंस के समय टाटा आयरन और स्टील मिल्स ही सिर्फ इंडिया की बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी। फोर्थ पॉइंट, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम अपनाया। इंडिया में इंडिपेंडेंस के समय भी यही सिस्टम चल रहा था। यह एजेंसीज बिजनेस यूनिट्स को मैनेज करती थी, लेकिन यह एजेंसीज भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर थी, जिससे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। फिफ्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट पैट्रोनेज। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी जो छोटी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको कोई गवर्नमेंट पैट्रोनेज यानी कि कोई फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट, प्रोटेक्शन या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। सिक्स्थ पॉइंट इज बायस्ड टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिश रूलर्स की टैरिफ पॉलिसी बायस्ड थी, यानी कि उसमें भेदभाव होता था। उसमें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को इंडियन इंडस्ट्रीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सेवन्थ पॉइंट इज ब्रिटिश ऑफिसर्स। इंडस्ट्रीज़ में जो भी की पोस्ट यानी कि हाई और इम्पोर्टेंट पोस्ट थी उनमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था। उनको हाई सैलरीज दी जाती थी, लेकिन इंडियंस को कोई भी मैनेजमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। एट्थ पॉइंट इज़ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनकी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में फेमस थी, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स की पॉलिसी की वजह से इन इंडस्ट्रीज़ पे बुरा प्रभाव पड़ा। इंडिपेंडेंस के समय यह इंडस्ट्रीज़ अंडर डेवलप्ड थी क्योंकि इनको ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ स्किल्ड लेबरर्स, लैक ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि पार्टीशन के बाद सभी स्किल्ड आर्टिशंस पाकिस्तान चले गए। अब हम इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करने के जो हमारे 3 पार्ट थे ना, उसका थर्ड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट इज स्टैगनेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से स्टैगनेंट थी, यानी कि रुकी हुई इकोनॉमी थी। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टैगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ बहुत कम होता है या पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ होती जाती है। इस स्टैगनेंट इकोनॉमी में इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीब हो गई और उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत गिर गया था। सेकंड पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी उस समय बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। इंडिपेंडेंस के समय अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से इंडिया की बल्क ऑफ पॉपुलेशन बहुत गरीब थी। उनके पास सफिशिएंट फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर की कमी थी। थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया में डेथ रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत कम था। इलिटरेसी की वजह से लोगों में पॉवर्टी और बैकवर्डनेस ज़्यादा थी। कंट्री की 17% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज़ में रहती थी और बाकी की 83% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्ल्ड में सेकंड प्लेस था, लेकिन इंडिया वर्ल्ड की रैंकिंग में पुअरेस्ट कंट्रीज़ में भी आता था। फोर्थ पॉइंट इज़ बैकवर्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया इकोनॉमी बैकवर्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी क्योंकि कंट्री की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थी, लेकिन वो सिर्फ 50% ही नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाते थे। लोग कितने लगे थे एग्रीकल्चर में? 72%, लेकिन वो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कितना करते थे? सिर्फ 50% ही, जिससे ऑब्वियसली यह पता लगता है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के मेन रीजंस डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ज़मींदारी सिस्टम, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, यानी कि लैंड पे ज़्यादा लोगों का काम करना, जिससे होल्डिंग्स की फ्रेगमेंटेशन और सब डिवीज़न की प्रॉब्लम अराइज हुई। ओल्ड कल्टीवेशन मेथड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी होना एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के मेन रीजंस थे। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडिया की इकोनॉमी इंडस्ट्रियली भी बैकवर्ड थी। कंट्री में बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी थी। इंडिपेंडेंस के समय टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही एक मेन बेसिक इंडस्ट्री थी। कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स तो होती ही नहीं थी। इंडिया में टेक्सटाइल, जूट, सीमेंट और शुगर जैसी कुछ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ भी थी। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी थी। इंडिया की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल के लिए ब्रिटेन से होने वाले इंपोर्ट पे डिपेंड होती थी। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ की मशीन्स तो ऑब्सोलेट यानी कि आउटडेटेड या पुरानी हो चुकी थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम में अंडर थी, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। सिक्स्थ पॉइंट, लेस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल। ओवरहेड कैपिटल का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से है, जो कि किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें रेलवेज, ट्रांसपोर्ट के बाकी साधन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इसके जैसे बाकी सर्विसेज आती थी। इंडिपेंडेंस के समय ये इतनी डेवलप्ड नहीं थी। ये आगे कुछ सेंसस दिए गए हैं जिनमें इंग्लैंड के साथ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया है, आप इन्हें भी रीड कर लेना। सेवन्थ पॉइंट इज़ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंस के समय रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम था। यह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6.8% था। रेट ऑफ सेविंग्स बहुत मुश्किल से 7% थी। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन की सिर्फ 20% ही पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था और बाकी का 80% प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड था। एट्थ पॉइंट इज़ लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। इंडिपेंडेंस के समय फॉरेन ट्रेड को हम 4 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड से पता लगता है कि कितने का इंपोर्ट हुआ और कितने का एक्सपोर्ट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम बहुत कम था। 1947-48 में फॉरेन ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 792 करोड़ का था, जिसमें 403 करोड़ के एक्सपोर्ट्स और 389 करोड़ के इंपोर्ट्स इंक्लूड थे। सेकंड पॉइंट इज़ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन से पता लगता है कि फॉरेन ट्रेड में किन चीज़ों का इंपोर्ट होता है और किन चीज़ों का एक्सपोर्ट। इंडिपेंडेंस के समय हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट में सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कमोडिटीज़ ही आती थी। एक्सपोर्ट में कॉटन, टेक्सटाइल्स,
फूड ग्रेन्स, जूट मैन्युफैक्चर्स, टी, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा का एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन में बहुत बड़ा चेंज हुआ। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़कर 49% हो गए, जो कि 1938-39 में सिर्फ 30% थे। थर्ड पॉइंट इज़ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इससे पता चलता है कि हम किन कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया अपना ज़्यादातर ट्रेड इंग्लैंड के साथ करता था, जिसे वो 34% एक्सपोर्ट और 31% इंपोर्ट करता था। इसके अलावा इंडिया बर्मा, श्रीलंका, कनाडा, यूएसए से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था। लेकिन 1947-48 में इंग्लैंड के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड 25% तक कम हो गया और अमेरिका के साथ 30% ट्रेड इंक्रीज हो गया। फोर्थ पॉइंट इज सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस मीन्स जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं ना, जो वो इंपोर्ट से बढ़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं सरप्लस बैलेंस। इससे उस कंट्री को फ़ायदा होता है। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड इंजॉय करता था, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा होती थी। 1946-47 में यह सरप्लस 31 करोड़ का था और 1947-48 में जब हमें आज़ादी मिली तो यह कम होकर 14 करोड़ का हो गया। नाइन्थ पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन। इंडिपेंडेंस के पहले इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्राइसेस इंक्रीज़ होने का मेन रीज़न इंडिया के द्वारा कंट्री के लिए वॉर इक्विपमेंट खरीदने के लिए करेंसी का एक्सपेंशन करना था। ये एक्सपेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा।